गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू स्टडी पाठशाला। तो जल्दी से शुरू करते हैं आज का अखबार। आज जो अखबार हम लोग करेंगे उसके अंदर महाराष्ट्र इलेक्शन से रिलेटेड बात करेंगे। मतलब पॉलिटिकल डिबेट में हम नहीं जाएंगे, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट से जुड़ी हुई कुछ चीज़ों को समझेंगे। पुतिन रिवाइज द न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन, ये एक न्यू डेवलपमेंट है और बहुत ही खतरनाक डेवलपमेंट है यहाँ पे। और देर आर फ्यू इनसाइट्स कि यूरोपियन कंट्रीज ने यहाँ पे अपने सिटीजन्स को कह दिया है कि गेट रेडी फॉर वॉर। तो यूरोप एक बार फिर शायद वॉर की तरफ जाएगा, ऐसा पॉसिबल हो सकता है। यूक्रेन रशिया वॉर, मेन प्रॉब्लम यूक्रेन रशिया वॉर की ही है और न्यूक्लियर एस्केलेशन हो सकता है। तो ये न्यूक्लियर एस्केलेशन जो है वो बहुत ही डेंजरस है एंड दैट इज प्रॉब्लमेटिक। यूरोपियन यूनियंस कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म, तो कार्बन जो है पोल्यूशन को कम करने के लिए तो कार्बन एडजस्टमेंट मैकेनिज्म है। बेसिकली ये एक तरीके का प्रोटेक्शन मेजर है जो यूरोपियन यूनियन अनाउंस करता है। ठीक, तो हाई ऑल्टीट्यूड सिकनेस से रिलेटेड चीज़ों पर बात करेंगे। तो ये सब आज का हमारा एजेंडा होगा। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन और डायरेक्टली फ्रंट पेज पे चलते हैं। महाराष्ट्र सेट टू वोट टुडे इन सिंगल फेज। महाराष्ट्र का इलेक्शन है। पॉलिटिकल डिबेट्स चलती रहती है। देखिए हमारे यहाँ इलेक्शंस में प्रॉब्लम क्या है, मनी पावर बहुत चलता है, मसल पावर बहुत चलता है। ठीक, मनी मसल ये पूरा खेल चल रहा है एंड वी नो दैट कैसे जो है कैश डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, कैसे जो है लिकर आप बोल सकते हैं उसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। तो ये नॉर्मल सिनेरियो है। अब इलेक्शंस अगर आपके इस तरीके से होंगे तो आप उसे फ्री एंड फेयर इलेक्शन बिल्कुल भी नहीं कह सकते हैं। ये पहला पॉइंट है जो हमें समझना है। अब यहाँ पे हम इसको डिटेल में चलते हैं। देखिए कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, जैसे ही इलेक्शन कमीशन आपका इलेक्शन अनाउंस करता है, जैसे ही डेट्स अनाउंस होती हैं, वैसे ही मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो है आपका इम्प्लीमेंटेशन में आ जाता है। ये पहली चीज आपको समझनी है। तो यहाँ पे जो ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है ये इम्प्लीमेंटेशन में इमीडिएटली आ गया था प्रेस कॉन्फ्रेंस जब हुई थी। अब बात करते हैं कि ये कितना इफेक्टिव है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस अगर आप मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का देखेंगे तो स्पेसिफिकली कोई प्रोविजन हमारे संविधान में नहीं दे रखा, लेकिन आर्टिकल 324 जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का है वहां पे वो कहता है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इंडिया के अंदर फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाए जाएं, कि एक इंडिपेंडेंट इम्पार्शियल बॉडी हो जिसे हम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कहते हैं, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो फ्री और फेयर इलेक्शन वहां पे करवाए। अब ऐसे में अगर मसल पावर मनी पावर यूज हो रहा है तो उसको फ्री एंड फेयर नहीं बोल सकते हो। लेकिन कोशिश हमारे सब तरफ से है कि जो एमसीसी आता है ये बेसिकली गाइडलाइंस है, क्योंकि अभी कोई पीनल प्रोविजंस एज सच अवेलेबल नहीं है इसलिए ये इनइफेक्टिव है, लेकिन गाइडलाइंस है। आइडिया इज दिस, गाइडलाइन की वजह से आप फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवा पाएंगे। ये एक ब्रॉडर थॉट प्रोसेस है। सो गुड मॉर्निंग। अब बात है कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज की। आइडिया वही कि इलेक्शंस आपको कंडक्ट कराने हैं पार्लियामेंट के, स्टेट असेंबलीज के, प्रेसिडेंट के, वाइस प्रेसिडेंट के, और पूरे इलेक्शन प्रोसेस को भी रेगुलेट करना, ये सारा काम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को दे रखा है हमने। ठीक, अब पहली पॉइंट पे आपको समझना होगा कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट ये आया कहाँ से। तो ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट ये फर्स्ट टाइम पे इंट्रोड्यूस, मतलब डिबेट स्टार्ट हुई थी 1960s के अंदर। कैसे ये डिबेट स्टार्ट हुई थी, बेसिकली जो रूलिंग पार्टी होती थी, रूलिंग पार्टी जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन का यूज ना करे, गवर्नमेंट मशीनरी का यूज ना करे, इसलिए जो है ये गाइडलाइंस आई थी। अदरवाइज लेवल प्लेइंग फील्ड होगा ही नहीं, क्योंकि जो पावर में है उसके पास तो सारे रिसोर्सेज हैं, लेकिन जो ऑपोजिशन में लड़ रहे हैं उनके पास कोई रिसोर्सेज नहीं है। तो वहां से इस मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की जो है वो शुरुआत होती है। और कहीं ना कहीं ये एक ऑल पार्टी कंसेंसस के थ्रू ही लाया गया था, कि सभी पार्टी मेंबर्स आए थे और उसके उनके थ्रू जो है इसको लाया गया था और सबका अप्रूवल था, क्योंकि सब समझते थे इस चीज को कि भाई लेवल प्लेइंग फील्ड होना जरूरी है, आज नहीं तो कल सब लोग इससे परेशान होंगे। सो दैट वाज द बिग आइडिया। अब इसके की प्रोविजंस देखिए, एंश्योर्स अ लेवल प्लेइंग फील्ड for all parties and candidates, prohibits the use of official machinery for election purpose, okay, and then bars ministers from making promises of public projects that could influence the voters। तो एक इसका प्रोविजन होता है कि आप कोई भी न्यू अनाउंसमेंट्स नहीं कर सकते हो
जो आपकी पुरानी अनाउंसमेंट है वो चलेगी, लेकिन आप कोई भी नई अनाउंसमेंट नहीं करेंगे, क्योंकि ये वोटर को रिझाने के लिए मिनिस्टर्स जो हैं वो पॉपुलिस्ट फैसले पहले लिया करते थे, अब वैसा नहीं है। आइडिया इज दिस प्रमोट्स रिस्पेक्ट फॉर पॉलिटिकल ओपोनेंट्स एंड प्रोहिबिट्स पर्सनल अटैक्स। तो ये सारी चीजें यहाँ पे मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में आती हैं। अब देखो, इसके अंदर अगर मुझे शॉर्टफॉल बताने हो कि भी इसके अंदर कमियां क्या क्या हैं, तो पर्सनल अटैक नहीं कर सकते, लेकिन हेट स्पीच के बारे में कोई इसके लिए बात नहीं कर रखी है। कम्युनल टेंशन जो क्रिएट किया जाता है उसको लेके कोई बात नहीं कर रखी है। तो ये दो तीन एरियाज ऐसे हैं जहां पे जरूर हम इसको इम्प्रूव कर सकते हैं। अब बात करते हैं एनफोर्समेंट एंड चैलेंजेस की। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया वो मॉनिटर करता है कि पूरा मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट आपका कंप्लाई हो, वार्निंग्स इशू करता है, डिसिप्लिनरी एक्शन भी लेता है वॉयलेटर्स के अगेंस्ट। तो ये एक ब्रॉडर पिक्चर है। लेकिन प्रॉब्लम इसके अंदर ये है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया डजंट हैव अ वेरी बिग, यू कैन से, पीनल पावर। कोई खास बड़ी पीनल पावर नहीं है, कुछ खास बड़ी पेनल्टी नहीं लगा सकता। दैट इज वन पॉइंट यू हैव टू अंडरस्टैंड। अब देखिए, एक चीज मैं आपको बता देता हूँ, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी इलेक्शन कमीशन कोई काम नहीं करता है। तो एक केस स्टडी ये थी कि एक 2-3 साल पहले तमिलनाडु के अंदर, इन दैट तमिलनाडु, इट वाज अ बाय इलेक्शन। ठीक, ये बाय इलेक्शन चल रहा था, और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने उस बाय इलेक्शन को कैंसिल कर दिया था। रीजन वाज दिस कि भाई उसमें पैसा बहुत चला था। तो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी कोई एक्शन नहीं लिए गए, हमारे पास ये एग्जाम्पल भी अवेलेबल है। लेकिन सिग्निफिकेंस बहुत है इस मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का, डेमोक्रेसी को बचाने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। अदरवाइज आपके यहाँ पे कंपटीशन होगा ही नहीं, क्योंकि रूलिंग पार्टी जो एस्टेब्लिश पार्टीज है उनके पास रिसोर्सेज बहुत ज्यादा होते हैं। दैट इज हाउ थिंग्स आर। सो डेमोक्रेटिक सिस्टम के लिए ये बहुत ही क्रिटिकल चीज है आपका मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, एंड इट शुड बी देयर। सो दिस वाज द बिग आइडिया। अब ये आपका क्वेश्चन यहाँ पे मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट पे पूछा गया है। तो इसमें मेजर ट्रबल क्या है? इट इज नॉट बैक्ड बाय अ लॉ। ठीक, अभी तक इसके पीछे कोई पार्लियामेंट्री लॉ अवेलेबल नहीं है, ये जस्ट एक गाइडलाइन की तरह एग्जिस्ट कर रहा है। अगर आप इसको और इफेक्टिव बनाना चाहते हैं तो आइडिया इज दिस, हमें इसको एक कानून के तहत बैक करना पड़ेगा। दैट इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट हियर। चलिए आगे बढ़ेंगे अखबार के अंदर। तो यहाँ पे पुतिन साइंस द न्यू रशियन डॉक्ट्रिन, देखते हैं ये न्यू रशियन डॉक्ट्रिन क्या है। 14th पेज के ऊपर दोबारा ये आया हुआ है, तो वहां से ये उठाया। हम उसको पहले देखेंगे, बाद में देखेंगे, अभी पहले एक बार इस प्रीलिम्स के क्वेश्चन को देखिए जो कि आपके 2020 में पूछा गया है। अच्छा, ये जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट पे क्वेश्चन था ये मेंस 2022 का था। ठीक, ये है प्रीलिम्स 2020 का क्वेश्चन। तो ये कह रहा है कि इन इंडिया व्हाई आर सम न्यूक्लियर रिएक्टर्स kept under IAEA safeguard। ओके, सो ये IAEA क्या है, पहले तो आपको उसकी क्लैरिटी होनी चाहिए। ठीक, सो दैट इज इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। अब ये पूछ रहे हैं कि भाई इंडिया के अंदर कुछ न्यूक्लियर रिएक्टर आप IAEA सेफगार्ड्स के अंदर क्यों रखते हैं। तो पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो न्यूक्लियर रिएक्टर हमने ये IAEA सेफगार्ड के अंदर रखे हैं वो सिविलियन न्यूक्लियर रिएक्टर है, नॉट द मिलिट्री वन। मिलिट्री के अंदर जो आप रिसर्च कर रहे हो वो थोड़ी ना आप दुनिया को बताओगे कि क्या चल रहा है। दैट इज द पॉइंट। अब देखिए होता क्या है, IAEA सेफगार्ड इसलिए हमने बनाए हैं कि भाई कई बार हम बाहर कंट्रीज से जो है फ्यूल इंपोर्ट करते हैं, यूरेनियम इंपोर्ट करना पड़ता है। उस केस के अंदर वो कंट्रीज रिस्ट्रिक्शन लगाते हैं कि भाई हमारा जो न्यूक्लियर फ्यूल आप लेके जा रहे हैं उसका यूज सिविलियन पर्पस के लिए हो, मतलब उसका यूज सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए हो, मिलिट्री पर्पस के लिए उसका यूज ना हो। दैट इज द पॉइंट। ओके, और इसीलिए हमने ये ऑपरेशन अलग अलग करके रखे हैं। तो इसके तहत आप जो है अपने यहाँ पे कुछ न्यूक्लियर रिएक्टर्स सिविलियन पर्पस वाले, उनको आप इसके अंदर रखेंगे। दैट इज द आइडिया। तो सम यूज इंपोर्टेड यूरेनियम एंड अदर डोमेस्टिक सप्लाईज। ओके, कौन से वाले रखे हैं? ठीक है, सम आर ऑपरेटेड बाय फॉरेन एंटरप्राइजेस, नहीं ये नहीं है। सम आर स्टेट ओन्ड, नहीं है। सम यूज फॉर अदर यूज फॉर, नहीं। देखिए ये बी ऑप्शन इसके अंदर मोस्ट अप्रोप्रिएट है। क्लियर? तो सिर्फ जो हम यूरेनियम इंपोर्ट कर रहे हैं और उस इंपोर्टेड यूरेनियम से हम बिजली बना लेते हैं, और जो यूरेनियम हमारे यहाँ पे डोमेस्टिकली अवेलेबल होता है, क्लियर, जो आपके यहाँ पे इंडिया के अंदर यूरेनियम मिलेगा, बहुत थोड़ा मिलता है, ज्यादा नहीं है, जो डोमेस्टिकली अवेलेबल है, आप उससे क्या करेंगे? उससे आप अपनी मिलिट्री रिसर्च करेंगे, उससे हम बनाएंगे न्यूक्लियर बॉम्ब। क्लियर?
तो जो आप यूरेनियम इंपोर्ट कर रहे हो उससे नहीं बनाते हो, जो आपके यहाँ मिल रहा है उससे बनाते हो। तो दिस इज हाउ वी डिफरेंशिएटेड इट। तो दूसरे कंट्रीज को प्रॉब्लम भी नहीं होती, वो हमें जो है यूरेनियम भी दे देते हैं और हमारा भी काम चल जाता है, बिजली भी बनती रहती है और बॉम्ब भी बनते रहते हैं। दैट इज द आइडिया। अब बात करते हैं पुतिन के इस पर्टिकुलर डेवलपमेंट के ऊपर। अब देखिए, रिसेंटली यूएस ने एक अप्रूवल दिया, ठीक, किसको अप्रूवल दिया कि यूक्रेन दे कैन यूज यूएस मिसाइल्स, कि यूक्रेन जो है यूएस मिसाइल्स यूज करेगा अगेंस्ट रशियंस, इवन ऑन रशियन सोयल। ओके, तो रशिया की धरती के ऊपर भी अमेरिकी मिसाइल जो है वो यूक्रेन यूज कर पाएगा। देखो, ऑलरेडी इन्होंने पहले मिसाइल्स तो दे दी थी, लेकिन यूज करने का अप्रूवल अभी तक नहीं मिल रहा था, तो वो अप्रूवल जो है बिडेन जाते जाते यहाँ पे दे गए हैं। दैट इज वन पॉइंट। अब पुतिन ने क्या डेवलपमेंट किया है, पुतिन ने कहा है कि भी एनी कन्वेंशनल अटैक ऑन रशिया बाय एनी नेशन सपोर्टेड बाय अ न्यूक्लियर पावर विल बी कंसिडर्ड एज ज्वाइंट अटैक ऑन रशिया। उसको ज्वाइंट अटैक माना जाएगा और उस केस के अंदर न्यूक्लियर रिस्पॉन्स वो कर सकते हैं। सो इन दैट केस पॉसिबल न्यूक्लियर रिस्पॉन्स टू मैसिव एरियल अटैक ऑन रशिया। दैट इज द प्रोविजन दैट पुतिन हैज ब्रॉट इन। इससे पहले ये था कि भाई जो नॉन न्यूक्लियर कंट्री हैं उनके अगेंस्ट रशियंस जो है न्यूक्लियर वेपन यूज नहीं करेंगे, लेकिन यहाँ पे इन्होंने अपना पूरा डॉक्ट्रिन रिवाइज कर दिया कि भाई अगर कोई पीछे से ताकत उस कंट्री की मदद कर रही है, जैसे यूएस तो न्यूक्लियर पावर है, वो अगर मदद कर रही है यहाँ पे यूक्रेन की, तो उस केस के अंदर रशिया के पास अपने सेल्फ डिफेंस के अंदर ये हक होगा कि वो वापस जो है हमला करेंगे विद न्यूक्लियर वेपन। दैट इज द पॉइंट हियर। क्लियर? सो न्यूक्लियर वेपन्स कुड बी यूज्ड इन रिस्पॉन्स टू न्यूक्लियर स्ट्राइक और अ क्रिटिकल थ्रेट टू रशियाज और बेलारूस सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी। तो सिर्फ रशिया की नहीं, बेलारूस के ऊपर भी अगर कोई हमला करता है तो उसको लेके भी जो है यहाँ पे प्रोविजन डाला गया है। अब अनसर्टेनिटीज, इंटरप्रिटेशंस जो है वो डिफरेंट हो सकती हैं। अब देखिए, अब यहाँ पे देर इज नो स्पेसिफिकेशन वेदर अटैक वुड बी ऑटोमेटिकली ट्रिगर अ न्यूक्लियर रिस्पॉन्स और emphasize uncertainty in scale, time and place of potential use of nuclear deterrence। अब देखो यहाँ पे मेन पॉइंट क्या होगा, ह्यूमन लाइफ बहुत ज्यादा यहाँ पे लूज हो जाएगी एंड इट्स बीन यू कैन से ईयर्स, इतने सालों बाद यहाँ पे न्यूक्लियर वॉर जैसी सिचुएशन आई है और पूरी दुनिया ये कहती थी कि इंडिया और पाकिस्तान एक दूसरे के साथ न्यूक्लियर वॉर करेंगे, लेकिन यहाँ पे यूरोपियन कंट्रीज ही आपस में लड़ रहे हैं। तो दैट इज वन पॉइंट दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड हियर, हाउ फ्रेजाइल इज द यूरोपियन सिस्टम। आप वो आइडिया यहाँ पे लगा सकते हैं। अब अलायंस एंड एग्रेशन की बात करें तो ये कह रहे हैं कि एनी एन अटैक बाय अ मिलिट्री ब्लॉक और अ कोलिशन मेंबर इज सीन एज अग्रेशन बाय द एंटायर नेटो। ओके, तो इसको जो है एक तरीके से आप मानेंगे कि भी एक अग्रेशन वाला पॉइंट इसको देखा जाएगा। अब बात ये डेवलपमेंट आ रही है, जो यूरोपियन यूनियन है स्पेसिफिकली नेटो कंट्रीज, दे हैव ऑलरेडी आस्क्ड देयर सिटीजन टू प्रिपेयर फॉर वॉर। क्लियर? उन्होंने अपने लोगों को ऑलरेडी कह दिया कि जंग के लिए तैयार हो जाओ। नाउ दैट इज अ वेरी सीरियस डेवलपमेंट बिकॉज दिस इज हाउ द टाइमलाइन हैज बीन। अगर आप ग्लोबल टाइमलाइन की बात करेंगे तो ये देखिए 2008 में जो है इकोनॉमिक क्राइसिस आया, दैट इज वन थिंग हियर, ठीक, जो समझना है। उसके अलावा अगर आप बात करेंगे 2017 के अंदर हम लोग जीएसटी लेके आते हैं। ओके, फिर आप बात करेंगे कि 2019 के लास्ट में या 2020 कोविड की वजह से हुआ पूरा सत्यानाश। देन देयर वाज दिस स्टार्ट ऑफ यूक्रेन रशिया वॉर, उसी समय जो है यूक्रेन रशिया के बीच में जो है लड़ाई शुरू हो गई। ओके, और फिर इसराइल और हमास वाली लड़ाई शुरू हो गई, तो इसराइल जो है उनका हमास के साथ झगड़ा अभी तक चल रहा है। तो ये सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स हैं। अब ये हाईलाइट करता है कि कितना फ्रेजाइल है आपका ग्लोबल स्पेस। ओके, हाउ फ्रेजाइल इज द ग्लोबल ऑर्डर, दैट इज समथिंग विच वी हैव टू अंडरस्टैंड। और ये एक अलार्मिंग चीज है, स्पेसिफिकली वी आर लिविंग इन अ ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड। हम ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड में रहते हैं, एक जगह कुछ होगा उसका असर आपको हर जगह देखने को मिलता है। तो ये क्राइसिस सिचुएशन है that we have to see here और उसी की ये डेवलपमेंट है that today we are talking about न्यूक्लियर वॉर। आज जो है सवाल आ रहा है कि न्यूक्लियर वॉर जैसी चीज हो सकती है, तो काफी जो है खतरनाक चीज है, ये खतरनाक डेवलपमेंट है। दैट इज हाउ प्रॉब्लमेटिक इट विल बी। ओके, सो अगर आप टाइमिंग्स की बात करेंगे, डॉक्ट्रिन अपडेटेड फॉलोइंग द प्रेसिडेंट
बिडेन्स मिसाइल पॉलिसी ऑन यूक्रेन। देखो ये इसीलिए हुआ है क्योंकि अभी अभी इन्होंने यूएस ने अप्रूवल दिया। सो दैट इज द सैड पॉइंट हियर, और इसीलिए जो है वो एक तरीके से अब एस्केलेशन की तरफ जा रहा है। वी डोंट नो हाउ फार इट विल गो। सो दिस इज हाउ द डेवलपमेंट हैज बीन। ओके, तो इम्प्लीकेशन क्या होगी? सिंपल सी चीज है, न्यूक्लियर डेटरेंस हम लोग यहाँ पे बना रहे हैं। इट हाईलाइट्स पुतिन्स रेडीनेस टू यूज न्यूक्लियर आर्सेनल एज लेवरेज इन ग्लोबल कन्फ्लिक्ट हियर। अभी तक सब लोग एक तरीके से न्यूक्लियर वेपन को क्या लेके चलते थे कि न्यूक्लियर वेपन तो स्ट्रेटेजिक वेपन है, ठीक, और इसको समझना जरूरी है कि टैक्टिकल पर्पस के लिए इसका यूज नहीं होगा। कि लोग सोचते थे कि ये सिर्फ डेटरेंस के लिए इस्तेमाल किया जाएगा और कभी भी इसका इस्तेमाल नहीं होगा। तो बट यहाँ पे उसके उलट देयर इज अ टेंडेंसी दैट दिस माइट बी यूज्ड, और ये एक तरीके से पुतिन की विल को भी हाईलाइट कर रहा है दैट ही कैन गो टू एनी एक्सटेंट टू मेक श्योर दैट रशिया विंस और रशियन सोवरेनिटी और इंटीग्रिटी मेंटेन रहे। ये उतनी डीप में जाने वाली चीजें हैं जो यहाँ पे हो रही हैं। तो दिस इज हाउ इट इज, एंड इफ दिस एस्केलेशन फर्दर मूव्स टू नेटो कंट्रीज, सभी यूरोपियन और नेटो कंट्रीज जो हैं वो यहाँ पे इन्वॉल्व हो जाते हैं, तो फिर आप सोच लीजिए कि दैट इज व्हाट कैन बी द स्टार्टिंग पॉइंट फॉर द वर्ल्ड वॉर इन द प्रेजेंट एज। तो आपकी और मेरे प्रेजेंट टाइम पे ये वर्ल्ड वॉर जैसी चीज भी करवा सकता है, एंड दैट इज हाउ डेंजरस दिस ओवरऑल सिचुएशन इज गोइंग टू बी। ओके, ये पूरी डेंजरस सिचुएशन है एंड वी आर इन दैट एरा। तो दैट वेरी सैड पिक्चर हियर। अब बात आगे करते हैं यहाँ पे। बिरेन सेंड्स नोटिस टू 11 मणिपुर एमएलएज हु स्किप्ड द मीट। ओके, अब एक पॉइंट आपको समझना है, अभी तक मणिपुर में चल क्या रहा है? लीडरशिप क्राइसिस चल रहा है यहाँ पे। क्लियर? नाउ दिस इज द पिक्चर ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स दैट पब्लिक दे आर नॉट सपोर्टिंग, दे आर नॉट रिकॉग्नाइजिंग, कुछ नहीं मान रहे हैं वो वहां के लीडर्स को। ओके, दे आर नॉट सपोर्टिंग द लीडर्स, दे आर नॉट रिकॉग्नाइजिंग द लीडर्स। दैट इज द सिचुएशन हियर। मतलब सही मायने में ये लीडर्स हैं ही नहीं वहां पे, ऐसा दिख रहा है। तो ये एक सैड पिक्चर है, इसीलिए वायलेंस भी कंट्रोल नहीं हो रहा। बिकॉज मोस्ट डेंजरस थिंग इन द प्रेजेंट टाइम इज लीडरलेस मोब, और ये रीसेंट ट्रेंड देखने को मिला है। एक लीडरलेस मॉब है, झुंड है, जहां पे आप किससे बात करोगे? अभी प्रॉब्लम मणिपुर में यही तो हो रही है कि विद whom you are going to interact, with whom you are going to talk, किससे बात करें कि क्या है प्रॉब्लम, किससे डिस्कस करेंगे आप प्रॉब्लम? कोई लीडर ही नहीं है। तो ये चैलेंजिंग सिचुएशन बन रही है आज के टाइम पे। तो ये नए डेवलपमेंट है, पहले ऐसा नहीं होता था, एटलीस्ट कोई लीडर तो होता था। लेकिन रिसेंटली हमने जो प्रोटेस्ट देखे हैं उसमें लीडरलेस प्रोटेस्ट देखने को मिल रहा है। तो ये न्यू फॉर्म ऑफ यू कैन से थ्रेट है इंडियन सिक्योरिटी के लिए। मूविंग फर्दर, इंडिया चाइना डिस्कस रिटर्न ऑफ फ्लाइट्स एट G20। तो यहाँ पे अब धीरे धीरे वी आर थिंकिंग ऑफ नॉर्मेलसी, हम नॉर्मेलसी की तरफ जा रहे हैं। डिसएंगेजमेंट ऑलरेडी जो है यहाँ पे हुआ है। ओके, एंड दिस इज द विजडम ऑफ टू कंट्रीज। अब देखो इंडिया और चाइना लीडरशिप दोनों, आपको एक चीज की सराहना देनी पड़ेगी कि ये लड़ने की तरफ नहीं जा रहे हैं। क्लियर? क्योंकि दे रिकॉग्नाइज हाउ सैड दिस पिक्चर कुड बी। दोनों के दोनों जो लीडर्स हैं वो ये समझते हैं कि भाई अभी ग्लोबल एनवायरनमेंट बहुत गर्म है। जो यूरोप के अंदर वॉर जैसी सिचुएशन है वो पूरी दुनिया में फ्लैश अप हो सकती है। तो ऐसे में इंडिया और चाइना का अगर मुद्दा आ गया तो ये दोनों कंट्रीज आपस में लड़ेंगे। नाउ वी डोंट वांट दैट काइंड ऑफ सिचुएशन। उस लेवल की सिचुएशन हमें बिल्कुल भी नहीं चाहिए। तो दैट्स व्हाई दे आर थिंकिंग ऑफ नॉर्मलाइजिंग द टाइज। ये उस लेवल पे जा रही है चीजें, तो इट्स अ गुड डेवलपमेंट, काफी पॉजिटिव डेवलपमेंट है, एंड वी शुड बी एनकरेज्ड अबाउट दिस, क्योंकि दो बड़ी पावर्स लड़ेंगी नहीं तो ज्यादा बेटर होगा। ओके, सो दैट इज हाउ इट इज। अदरवाइज एक दूसरे को नुकसान पहुंचा के कुछ फायदा किसी का नहीं होता है। चलिए, तो आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। ओके, सो वी हैव दिस न्यूज, देयर इज अ लीडर विक्रम गौड़ा हु हैज बीन किल्ड हियर। ही वाज अ की माओइस्ट, काफी नामी गिरामी माओइस्ट था जिनको मारा गया है यहाँ पे। ओके, एंड दिस इज हाउ थिंग्स हैव बीन। अब जो है एक तरीके से गवर्नमेंट इज वेरी स्ट्रिक्ट अबाउट रिमूविंग दिस थ्रेट ऑफ नक्सलाइट्स और माओइज्म। इसको रिमूव करने के लिए बिल्कुल गवर्नमेंट एक तरीके से प्रतिबद्ध है, और काफी उन्होंने कमर भी कस रखी है। तो दैट इज द आइडिया हियर। तो आगे बढ़ेंगे, सीधा जो है अगली खबर पर चलते हैं। अब पुतिन टू विजिट इंडिया सून, एग्जैक्ट डेट टू बी नेगोशिएटेड। तो व्लादिमीर पुतिन इंडिया आएंगे। अब देखो ये एक इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट इसलिए है क्योंकि G20 मीटिंग में जब इंडिया में हुआ था तो पुतिन आए नहीं थे बिकॉज ऑफ सम हेल्थ रूमर्स दैट वाज देयर, एंड बिकॉज ऑफ द वॉर इन विच ही इज बिजी, तो वो अपने देश को छोड़ के नहीं जा सकते हैं। बट इट्स अ गुड थिंग दैट ही विल बी कमिंग हियर। विल फर्दर यू कैन से टॉक अबाउट फ्यू डेवलपमेंट्स। अब आगे बढ़ते हैं।
India's vision for free and open maritime network is finding resonance across the world. ओके, तो हम लोग बिल्कुल फ्री एंड ओपन मैरिटाइम आइडिया को सपोर्ट करते हैं। अब इसका मेन जो पॉइंट है वो है साउथ चाइना सी। वो एक तरीके से फ्लैश पॉइंट है और पूरी दुनिया एक तरीके से इंडिया के इस विजन के साथ मैचअप करती है। साउथ चाइना सी में प्रॉब्लम क्या हुई, चाइना जो है वहाँ पे आर्टिफिशियल आइलैंड्स बना रहा है, ठीक। और आर्टिफिशियल आइलैंड उन्होंने बनाए हैं और साथ के साथ उन्होंने कुछ एक गाइडलाइंस भी इशू किए थे कि एनी जो है सिविलियन वेसल, एनी कमर्शियल वेसल विच इज एंटरिंग द साउथ चाइना सी, दे नीड टू रिपोर्ट इट टू द चाइनीज अथॉरिटी। आने से पहले उनको खबर देनी पड़ेगी कि हम आ रहे हैं। क्लियर? तो इस टाइप की जो है इंस्ट्रक्शंस उन्होंने लगाई है। एवरीवन इज फॉलोइंग दैट, बट यू नेवर नो कब चाइना रिस्ट्रिक्शन लगा दे, इसलिए ये बात हो रही है। वी आर फोकसिंग ऑन फ्री ओपन मैरिटाइम नेटवर्क, दैट इज द आइडिया। ये हमारे लिए जरूरी क्यों है? वाई इट इज क्रिटिकल फॉर अस? सो क्रिटिकलिटी इज बिकॉज 90% ऑफ योर मर्केंडाइज ट्रेड, अगर आप इंडिया के वॉल्यूम बाय वॉल्यूम ट्रेड की बात करेंगे तो 90% जो हमारा मर्केंडाइज ट्रेड होता है, ओके, गुड्स का ट्रेड हो गया आप बोल लीजिए, दैट मर्केंडाइज ट्रेड इज थ्रू सी रूट। वो प्राइमरीली सी रूट के थ्रू ही होता है। सो दैट्स व्हाई दिस पर्टिकुलर थिंग इज इम्पोर्टेंट। ये मैरिटाइम जो ओपन मैरिटाइम पॉलिसी है इसीलिए हमारे लिए जरूरी है। आज आप ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड में जी रहे हैं, इधर आप हर जगह ट्रेड कर रहे हैं, एनी सॉर्ट ऑफ रिस्ट्रिक्शन इज यू कैन से सैड फॉर यू। दैट इज द पिक्चर हियर। Now India and Italy to negotiate defense industrial roadmap and focus on maritime sector. Okay, so they are also focusing on maritime and the point is this, ठीक है, हमें टेक्नोलॉजी चाहिए भाई, कहीं से मर्जी आ जाए। इटली इज ऑल्सो अ गुड यू कैन से टेक नेशन, काफी उनके पास भी एडवांस डिफेंस टेक्नोलॉजी है एंड डेफिनेटली it is going to be a good gain for us. Okay, so that is the big idea. अब आगे बढ़ते हैं यहाँ पे इस पर्टिकुलर पेज के ऊपर, पेइंग ह्यूज कॉस्ट फॉर क्लाइमेट एक्शन सेज इंडिया एट COP29। तो पॉइंट इज दिस, देखिए इंडिया इज वेरी प्रोएक्टिव व्हेन इट कम्स टू क्लाइमेट चेंज। देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स दैट हैव बीन डन इन इंडिया, काफी कुछ इंडिया में किया गया है। हमारा जो एनडीसी टारगेट है वो भी बिल्कुल ऑन ट्रैक चल रहा है। रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ हम ऑलरेडी बढ़ चुके हैं, ईवी के तरफ हम ऑलरेडी बढ़ चुके हैं। सो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स दैट वी आर ऑलरेडी डूइंग हियर, बट स्टिल डिस्पाइट एवरीथिंग हमें थोड़ी बहुत फाइनेंसिस की जरूरत पड़ेगी एंड वी विल बी रिक्वायरिंग द टेक्नोलॉजी। आपको क्लीन टेक्नोलॉजी भी चाहिए और फाइनेंसिस भी चाहिए, दैट इज व्हाट इज रिक्वायर्ड हियर, जो बहुत ही जरूरी होगा हमारे लिए। क्लियर? सो ये पिक्चर है यहाँ पे जो हमें समझनी है। सो एक्ट फास्ट टू मिटिगेट डिजास्टर इन तीस्ता वैली, ग्रुप्स अर्ज पीएम एंड सीएम्स। ओके, सो अगेन दिस इज द डेवलपमेंट हियर। देखिए ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट हुआ है और वो काफी फ्लडिंग लेके आता है और हमने देखा है कि बहुत बार माउंटेन एरियाज के अंदर ये ट्रबल मिल रहा है। प्राइम रीजन इज क्लाइमेट चेंज। ज्यादा जो है पानी वहां पे इकट्ठा हो रहा है, ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं, बारिश ज्यादा हो रही है, दीज फैक्टर्स आर कंट्रीब्यूटिंग और उस वजह से जो है पूरा माउंटेन इकोसिस्टम आपका डिस्टर्ब हो गया है। सो दैट्स व्हाई इट्स अ वेरी सीरियस थिंग। एवरीवेयर द क्वेश्चन इज अबाउट क्लाइमेट चेंज। हर जगह एक ही मुद्दा चल रहा है, वो है क्लाइमेट चेंज का, और हमें भी इसको सीरियसली डील करना पड़ेगा। अब बात करते हैं एडिटोरियल के ऊपर, 1000 days ऑफ यूक्रेनियन रेजिलियंस। ओके, तो बात हो रही है यूक्रेन वॉर के 1000 दिन हो गए हैं एंड देयर आर डेवलपमेंट्स। जब 1000 days हुए तभी जो है रशिया ने भी अनाउंस किया कि वो न्यूक्लियर वेपन यूज कर सकते हैं। तो दिस इज द डेवलपमेंट हियर। अब देखिए ओवरऑल पिक्चर क्या उन्होंने दिखाई है। देखिए तो थाउजेंड्स आर डेड, सिविलियन कैजुअलिटीज की बात करें, ओके, काफी लोग मारे जा चुके हैं, दैट इज वन पॉइंट हियर। 8 million Ukrainian refugees, okay, greater than 50% they have returned. 7 million internally displaced persons, they are still you can say at in a war like situation. Prisoner of war भी थे वहां पे और चाइल्ड डिपोर्टेशन भी हुआ है यहाँ पे, ये सारी चीजें हैं। देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर कितना डैमेज हुआ है, तो 3700 educational institution, 1700 medical institution, lot of damage has taken place. Estimated cost it will go in trillion, that is the idea. अगर लॉस की बात करें तो $400 बिलियन का तो लॉस हो चुका है और रिकंस्ट्रक्शन में फर्दर इट विल रिक्वायर $500 बिलियन। सो देर आर लॉट ऑफ यू कैन से प्रॉब्लम्स दैट हैव बीन क्रिएटेड बिकॉज ऑफ दिस। इकोनॉमिकली तो बहुत ही बुरे हालात हैं। अब देखो रशियन मिलिट्री के लॉसेस इन्होंने कितने बताए हैं,
7 lakh military personnel have been lost by Russia. 9,000 tanks, 19,000 armored vehicles, 14,000 plus sanctions affecting the economy. ये रशिया आज इस प्रॉब्लम से डील कर रहा है। रशिया की ग्लोबल स्टैंडिंग की बात करें तो अभी ऐसा है, इनको लग रहा है कि रशिया आइसोलेट हो रहा है, ग्लोबल इन्फ्लुएंस रशिया का खत्म हो गया, बट इट इज नॉट। ओके, दैट इज व्हाट आई एम सेइंग। देखिए, एस जयशंकर जो अपनी बुक में लिखते हैं, उन्होंने अपनी बुक में ये लिखा है, दिस यूक्रेन रशिया वॉर, ठीक, इट हैज हाईलाइटेड वन थिंग, इट हैज हाईलाइटेड दैट रशिया इज स्टिल अ सिग्निफिकेंट प्लेयर। इसने एक चीज हाईलाइट की है कि रशिया एक सिग्निफिकेंट प्लेयर है एंड रशिया कैन नॉट बी रूल्ड आउट इन द ग्लोबल पॉलिटिक्स। पहले ऐसा बोल रहा था कि रशिया बहुत ही वीक हो चुका है, बट अब सिचुएशन डिफरेंट है। क्लियर? whether China is strong or not, that's a separate thing, but this is the present situation। तो ये डेफिनेटली यूक्रेन के एम्बेसडर हैं, तो इन्होंने तो लिखना ही है कि भी रशिया के तो हालात खराब है वगैरह वगैरह वगैरह, बट रियलिटी इज दिस। क्लियर? देन वी नो दैट देर इज अ पीस दैट इज रिक्वायर्ड, तो शांति होनी चाहिए। गांधी जी की फिलोसफी है जस्टिस, पीस, opposition to oppression, and basically he is also asking Indian government to take some action। इंडिया ने ऑलरेडी जो है बहुत बार बोला है रशिया को कि शांति की तरफ चलो, पीस की तरफ चलो, दैट इज द पॉइंट हियर, बट रशियंस दे हैव देयर ओन प्रायोरिटी एंड दे विल बी डिक्टेटेड बाय देयर नेशनल इंटरेस्ट। तो रशिया तो अपने नेशनल इंटरेस्ट से चलेगा, इंडिया अपने नेशनल इंटरेस्ट से चलता है। सो दैट इज द पिक्चर राइट नाउ। क्लियर? बट राइट नाउ इन दिस एडिटोरियल ही इज आस्किंग कि भी शांति जल्दी से जल्दी होनी चाहिए। हम भी इस चीज से एग्री करते हैं कि शांति होगी तभी चीजें बेटर होंगी। दैट इज व्हाट हैज बीन पॉइंटेड आउट हियर। तो कब होगी शांति, वी डोंट नो, दैट वी हैव टू वेट एंड वॉच। क्लियर? आगे बढ़ते हैं, अखबार देखते हैं। ओके, कम्युनिटी ऑन मार्जिन्स, इट्स हिडन स्कार्स, ठीक है। सेक्स वर्कर्स की प्रॉब्लम्स यहाँ पे बताई हैं, लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स दे अंडरगो। ओके, अब्यूज के केसेस हैं और एवरीथिंग इज अंडर कारपेट, तो इसलिए वहाँ पे कोई कानून भी ठीक से इम्प्लीमेंट नहीं होता है। अब आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, हाउ इंडिया कुड काउंटर द CBAM। पहले बात तो देखो CBAM होता क्या है। तो यूरोपियन यूनियंस कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म, ये बेसिकली है क्या, ये यूरोप टैरिफ लगाता है, ओके, उन गुड्स के ऊपर जिनके प्रोडक्शन के अंदर काफी ज्यादा कार्बन एमिशन होता है। तो जिन पर्टिकुलर गुड्स के अंदर कार्बन एमिशन होगा, ठीक, अब ये इनका पैरामीटर्स अलग अलग होते हैं, ये अलग से ही कैलकुलेट करेंगे कि किन में जो है होगा, किन में नहीं होगा, दैट इज हाउ इट इज। बट ये से दैट कि भी वो उनके ऊपर एक तरीके से टैरिफ लगाते हैं, ठीक है, दैट इज द पॉइंट। दे इम्पोज कार्बन कॉस्ट ऑन इम्पोर्ट्स अलाइन विद एमिशन रेगुलेशन फॉर यूरोपियन प्रोडक्ट गुड्स, दैट इज द आइडिया। उसको ये कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म बोलते हैं। अब मैंडेटरी हो गया है एक परचेज ऑफ सर्टिफिकेट लेना फ्रॉम 1 जनवरी 2026, तब से ये लागू होगा। इसका इम्पैक्ट इंडिया पे होगा, ट्रेड रिस्क है। यूरोप कंप्राइजेस 20% ऑफ इंडियाज एक्सपोर्ट, दैट इज हाउ इट इज नाउ। इससे होगा क्या, ये सर्टिफिकेट लेने के चक्कर में जो हमारा कॉस्ट ऑफ बिजनेस है, ठीक, वो इंक्रीज हो जाएगा जबरदस्ती का। एक ये ट्रांजैक्शन कॉस्ट है जो आपको देना पड़ेगा। एंड अदर पॉइंट इज दिस, इंडिया के अंदर उतने अच्छे ग्रीन टेक्नोलॉजी से हम चीज़ों को प्रोड्यूस नहीं करते हैं, तो ये एक चीज़ समझने वाली बात है। अब देखो, मेजर सेक्टर जो इम्पैक्ट होंगे, आयरन, स्टील, एल्यूमिनियम, सीमेंट, फर्टिलाइजर। अब यहाँ पे आप रातों रात चीज़ों को बदल भी नहीं सकते, ये भी आपको रियलिटी समझनी पड़ेगी। ऐसा नहीं होगा कि भाई हम बोलेंगे कल से जो है क्लीन हम लोग सीमेंट प्रोडक्शन पे आ जाएंगे, या क्लीन जो है कल से आपका यहाँ पे एमिशन फ्री हो जाएगा सब कुछ, वो चीज़ इमीडिएटली नहीं होने वाली है। तो दैट इज समथिंग दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड। अब हम लोग इसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं दैट दिस इज डिस्क्रिमिनेटरी, और एक तरीके से ये प्रोटेक्शन मेजर ही है जो यूरोप यहाँ पे कर रहा है। अब एक बात समझनी है, हम ऑलरेडी अपने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को नेगोशिएट कर रहे थे यूरोप के साथ, ओके, तो ये उस नेगोशिएशन के अंदर एक और समस्या एडअप हो गई है। पहले चाहे शायद ये इतनी बड़ी समस्या नहीं थी, लेकिन अब ये एडअप हो गई है। सो दैट इज हाउ इट इज। अब देखो, रिस्पॉन्स क्या आ रहा है ग्लोबल साउथ से, सिर्फ इंडिया इसका विक्टिम नहीं होगा, सब लोग इससे दुखी हैं। अब पॉइंट इज दिस, वेरिंग इकोनॉमिक एस्पिरेशंस, डेवलप्ड नेशंस, अब ये एक बहुत ही खराब ट्रेंड देखने को मिला है दैट दे आर मोर इंटरेस्टेड इन द रीजनल ट्रेड्स। ओके,
ये रीजनल ट्रेड में ज्यादा इंटरेस्टेड है लाइक माइंडेड कंट्री के साथ। तो यूरोप भी बिल्कुल वैसा कर रहा है, दैट दे विल बी इंटरेस्टेड इन हैविंग अ ट्रेड इक्वेशन विद दोज कंट्रीज व्हिच आर प्रोड्यूसिंग थिंग्स इन अ एनवायरमेंट फ्रेंडली मैनर। तो ये एक पॉइंट समझना है आपको। नाउ इट विल हैव डिफरेंट इम्पैक्ट फ्रॉम क्लाइमेट चेंज अमंग डेवलपिंग नेशंस, बिल्कुल इम्पैक्ट होगा। आप कोऑर्डिनेशन की जरूरत है उसके अंदर, एक तरीके से ये अलग थॉट प्रोसेस से काम कर रहे हैं। आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट क्या है इसके अंदर, अब देखो अडेप्टेशन टाइम फ्रेम बहुत थोड़ा है, अब 1 साल के अंदर इसे लागू कर दिया जाएगा। अगर आप चाहते थे कि बड़ी कंपनीज जो हैं अपने यहाँ पे प्रोडक्शन को बेटर करें, इम्प्रूव करें, टेक्नोलॉजी एफिशिएंसी ये सब लेके आए, तो भाई कुछ टाइम तो देना था ना। आपने टाइम ही नहीं दिया, आप टाइम नहीं दिया, आप बोल रहे हो कि रातों रात चीजें बदल दो, तो वो चीज वैसे होती नहीं है। बट दिस इज हाउ इट इज, इट्स देयर पॉलिसी, देयर प्रेरोगेटिव। ठीक है, उनकी बात उनकी चलेगी यहाँ पे, तो वो अपने हिसाब से चल रहे हैं। दैट इज द की पॉइंट दैट वी हैव टू कीप इट इन माइंड। देन रेवेन्यू शेयरिंग की बात करें तो यूरोप रिटेन्स रेवेन्यू फ्रॉम दिस CBAM अरेंजमेंट एंड फेयरनेस इज नॉट शेयरिंग विद नॉन EU कंट्रीज। ओके, तो वो पैसा तो कमाएंगे लेकिन वो हमें हमारे साथ शेयर नहीं करेंगे, दैट इज द पॉइंट हियर। अगर आप वाकई क्लाइमेट चेंज को लेके कोई चीज करना चाहते हैं तो आप डेवलपिंग नेशंस के साथ भी शेयर कीजिए, ठीक है ना, दैट विल बी अ बेटर आइडिया। ओके, सो हमें जो है इक्विटी बेस्ड अकाउंटिंग यहाँ पे करनी चाहिए, और वो चीज़ यहाँ पे बिल्कुल नहीं हो रही है। आप एमिशंस की बात करते हैं तो पर कैपिटा आप एमिशंस देखिए, उससे हिसाब से तो इंडिया के एमिशंस बहुत कम है, ठीक है ना, तो वो चीज़ हमें करने की ज़रूरत है। और आप हिस्टोरिकल एमिशंस को कैसे नज़रअंदाज कर सकते हैं, पूरे यूरोप ने ही पूरी हिस्ट्री के अंदर बहुत पॉल्यूशन किया है। सो वी कैन नॉट रूल आउट ऑल दीज डेवलपमेंट्स, क्लियर। सो दैट इज हाउ इट इज। एंड प्रिंसिपल्स ऑफ जस्टिस की बात करें तो कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। सो इट्स अ पोटेंशियल वायलेशन ऑफ दिस प्रिंसिपल बाय दिस अरेंजमेंट, क्लियर। हर कंट्री अपने हिसाब से कर रहा है और यूरोप एक तरीके से टैरिफ बढ़ा रहा है, तो वो चीज़ बिल्कुल सही नहीं है और एक्सेप्टेबल भी नहीं है। दैट इज द पॉइंट हियर। अब चैलेंज होगा कैसे इसे लागू करना है, डेवलपिंग नेशंस कैसे एडजस्ट करेंगे। एक अगर पॉजिटिव की बात करें तो इट विल परसुएड, you can say, developing nations to adopt clean technology at a very fast rate. Okay, clean production method जो है उसकी अडॉप्शन फास्ट हो जाएगी, बहुत जरूरी भी है। देखो कई चीज तो रियलिटी समझो, जब तक जोर जबरदस्ती ना करो कोई सामने से सुनता नहीं है। तो अगर मैं उस पॉइंट को लेके चलूं तो इट्स अ गुड थिंग दैट दे आर, यू कैन से, इंक्रीजिंग द रिस्ट्रिक्शन, और वो स्ट्रिक्ट हो रहे हैं, तो वो एक तरीके से सही है, ठीक है ना। बाकी नेशंस इस चीज को लेके अब अपने यहाँ पे चेंजेस लेके आएंगे, तो कंप्लायंस तो होगा, वो पॉजिटिव एस्पेक्ट आप जरूर समझ सकते हैं, इसका देखने को मिलेगा, क्लियर। सो अदर देन दैट देयर इज नथिंग मच, द डेंजर्स ऑफ हाई ऑल्टीट्यूड सिकनेस, ओके, द माउंटेन सिकनेस हो जाती है। तो बेसिकली ये जो एक्यूट माउंटेन सिकनेस है ये हमें देखने को मिलती है 8000 फीट से अबव, 2400 मीटर्स अबव जो है ये देखने को मिलती है। होता क्या है, मेजर कॉजेज क्या है, यहाँ पे ऑक्सीजन जो है वो कम है और बॉडी को ऑक्सीजन नहीं मिलता, उस वजह से सर में दर्द हो जाता है। एयर प्रेशर डिक्रीज है, ऑक्सीजन नहीं है, आपकी बॉडी अभी अक्लामेटाइज नहीं कर पाती है। हेडेक होता है, नोजिया होता है, फटीग होता है, ठीक, सांस फूलने लगता है, क्लियर। और अगर चीजें ज्यादा खराब हो जाए तो हाई एल्टीट्यूड प्रिलिमिनरी एडीमा, लंग्स में पानी भर जाएगा, इतना ये डेंजरस हो सकता है, ठीक है। आपके ब्रेन में भी फ्लूइड भर सकता है, हाउ डेंजरस इट कुड बी। अब देखो ये बहुत ही सीरियस चीज होती है। आई हैव अ पर्सनल एक्सपीरियंस, ठीक। तो मैं पहले मोटरसाइकिल पे काफी लद्दाख वगैरह गया हूँ, सो आई हैव फेल्ट दैट कि क्या है ये एग्जैक्ट प्रॉब्लम, क्लियर। सो इट्स अ वेरी डेंजरस थिंग, इट कुड बी वेरी डेंजरस इफ यू आर नॉट, यू कैन से, मैनेजिंग इट, और आपको पता नहीं है कि ये है क्या। अब देखिए इसके अंदर है क्या, देखिए शिमला से आप आगे जाएंगे तो ये समस्या है। लद्दाख के अंदर स्पेसिफिकली ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है। मिलिट्री, जो भी मिलिट्री ऑफिशियल्स होते हैं उनको ऐसा नहीं है कि पहले दिन जाके बोल देते हैं कि जाओ चाइना बॉर्डर संभालो। सो दे विल क्लाइमेटाइज देमसेल्फ, वो बेस कैंप के अंदर थोड़े टाइम रहते हैं, हफ्ता 10 दिन आप गुजारो, आपकी बॉडी उस एनवायरमेंट के यूज टू हो जाए, देन यू कैन गो अहेड, क्लियर। सो दिस इज द सिस्टम दैट वन हैज टू अंडरस्टैंड हियर। अब देखिए अर्ली इंटरवेंशन जरूरी है। बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या है, ग्रेजुअल असेंट टू अलाउ बॉडी एक्लेमेटाइजेशन। अब देखो ये मैं आपको एक काम की चीज बता रहा हूँ। अब अगर सपोज करेंगे आप जा रहे हैं लद्दाख, ठीक, लद्दाख, मैं चंडीगढ़ से बता रहा हूं आपको, चंडीगढ़ से लद्दाख जाएंगे तो दो रास्ते हैं, एक है कि वाया श्रीनगर होके जाइए, ठीक है, और दूसरा रास्ता है कि वाया कुल्लू मनाली होके जाइए, क्लियर।
अब प्रॉब्लम ये है, अगर आप वाया कुल्लू मनाली जा रहे हो तो हाइट एकदम से इंक्रीज होगा, लेकिन अगर आप वाया श्रीनगर जाओगे तो ग्रेजुअल इंक्रीज ऑफ हाइट होगा। तो इसीलिए सजेस्टेड ये होता है कि भाई आप इस रास्ते से जाओ, ताकि ओवर द टाइम आपकी बॉडी उस बदलते एनवायरनमेंट, बदलते ऑल्टीट्यूड के साथ क्लाइमेटाइज हो जाए, एडजस्ट हो जाए। तो श्रीनगर रूट के थ्रू जाते हैं, दैट इज व्हाट इट इज टॉकिंग अबाउट, कि जहां पे ग्रेजुअल असेंट हो हाइट का, उस रूट को हमें फॉलो करना चाहिए। ये चीज सजेस्टेड है। और रेस्ट डेज होना जरूरी है, एवरी 3-4 डेज अबव 3000 मीटर्स, उसके बाद आपको रेस्ट करना है। ओके, और लिमिट ये रखिए कि गेन जो है वो 500 मीटर पर डे का होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप एक दिन में 4000 मीटर चले गए फिर उसके बाद नीचे चले गए। क्लियर? और ये मैं इसलिए भी बता रहा हूँ क्योंकि ये जो माउंटेन पासिस आप क्रॉस करते हो काफी हाइट्स पे ही होते हैं, तो पीक्स क्रॉस करके जाना पड़ता है, इसलिए डेंजरस होता है। स्पेसिफिकली अगर कुल्लू मनाली रूट से आप लद्दाख जा रहे हो तो रास्ता काफी ऊपर नीचे है। ठीक है, सो हाईएस्ट मोटरेबल रोड, सेकंड हाईएस्ट मोटरेबल रोड, ये सब वहां पे आता है, तो इसीलिए थोड़ा डेंजरस पड़ जाता है। मेडिकेशन के लिए आप जो है एसिटोजोमाइड का यूज कर सकते हो, जो बेटर ऑक्सीजनेशन को फैसिलिटेट करता है। और इसके अलावा ट्रीटमेंट स्ट्रेटजीज हैं, इमीडिएटली लोअर ऑल्टीट्यूड पे आ जाइए। अगर आपको प्रॉब्लम हो रही हो तो इमीडिएटली आपको वहां पे रुकना ही नहीं चाहिए। आई हैव, यू कैन से, देयर वाज अ बाइक राइडर जो जिसकी डेथ हो गई थी रात को कैंप में रहते रहते, उसको सांस ही नहीं आया। एंड आई एम टेलिंग यू दिस, दे वी वर क्वाइट नियरर टू द मिलिट्री कैंप, तो मेडिकल एड भी मिला, बट उस सिचुएशन में किसी ने, मतलब कोई कभी कभी काम नहीं करता, ऐसा ऐसा हालात थे वहां पे। ओके, तो इफ यू हैव ब्रीदिंग प्रॉब्लम आपको पहले से ही है, तो ये सब चीजें जो है फिर आपको थोड़ा और कॉशियस रहने की जरूरत है। दैट इज हाउ इट इज, एंड इट इज ऑलवेज बेटर टू हैव, यू कैन से, टू कैरी ऑक्सीजन सप्लाई विद यू। अपने साथ ऑक्सीजन सप्लाई कैरी करना बहुत जरूरी है। सो ऑल दीज थिंग्स यू हैव टू कीप इट इन माइंड फॉर द नेक्स्ट टाइम इफ यू आर गोइंग फॉर द स्केलिंग ऑफ हाइट्स। ओके, तो ये सारी चीजें हमें समझनी होती है। चलिए, सो और क्या है आज की अखबार में, तो काफी इंटरेस्टिंग था ये, माउंटेन सिकनेस पे रिलेटेड एक आर्टिकल यहाँ पे आया हुआ है। ओके, एंड अदर देन दैट देयर इज नथिंग मच। ठीक है, इंडिया यूके टू रीलॉन्च ट्रेड टॉक्स। अब एक पॉइंट समझना है आपको, एक पॉजिटिव डेवलपमेंट ये हुई है कि इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया के साथ, ठीक, अपने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को कंक्लूड कर दिया। तो दैट हैज बीन कंक्लूडेड। अब वो डेवलपमेंट क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज दैट ट्रेड एग्रीमेंट इज द रेफरेंस पॉइंट। ठीक, उसके बाद आप इन बाकी यूरोपियन कंट्रीज के साथ भी काम कर सकते हैं, और दे वर रेडी, दे विल बी रेडी टू, यू कैन से, अंडरस्टैंड योर पोजीशन। तो ये डेवलपमेंट्स हैं जो समझनी है हमें। ठीक है ना, नुकसान उसमें कोई भी नहीं होगा। Other than that, there is nothing much. Putin, Trump is going to come up with the tariff plans. बिल्कुल ये protectionism की तरफ जाएंगे। Okay, तो this is how you can say things are going to be. We should be ready for all these things. So this is what was there. अच्छा, एक और है, देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज हुआ है, कई कह रहे हैं कि रशिया ने किया है। इंटरनेट केबल्स जो हैं वो यहाँ पे जो आपके बेल्टिक सी के नीचे से जा रही थी उनको काटा गया है, और दिस इज व्हाट द डेवलपमेंट हैज बीन। तो ये अपने आप में एक नई सरदर्दी है जो पूरे हमें देखनी है कि इंफ्रास्ट्रक्चर को काफी नुकसान पहुंचा है इस